हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर रीड करने वाले हैं, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके अर्थ को भी हम जानेंगे और पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होगा उससे जो मीनिंग निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, इसमें लिखा है अध्याय 2 और 3 में अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे और इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। मतलब ये जो श्रेणीबद्ध समाज था उसमें और बहुत ज्यादा डिवीजन हो गया मुगलों और दिल्ली सल्तनत के काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। ठीक है, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। इसमें क्या लिखा है? अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। ठीक है, दूसरे तरह के समाज भी मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। ठीक है, और कहा जाता रहा है बहुत पहले से। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपने जीविका उपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या फिर पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश का मतलब वही होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। ठीक है, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इन उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। तो दोस्तों, जनजातीय समाज किस तरह का होता था उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक, जनजातीय लोग कौन थे। ठीक है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था और कुछ शक्तिशाली जनजातियों के बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। ठीक है, कुछ शक्तिशाली जनजातियां भी थी जिनका बड़े इलाकों पर नियंत्रण भी था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग
ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मंगोलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम बलोच है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्ढी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। यहाँ पे अगर हम देखें तो नागा, अहोम, देखिए यहाँ पे नागा, अहोम ये सब का प्रभुत्व था। ठीक है, अगर हम देखें उत्तर पश्चिम में तो यहाँ हम देख सकते हैं समास, अरघुन, लंगा, जंजुआ, खोखर, गख्खर, बलूची। ठीक है, और अगर हम इधर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे गोंड है, फिर यहाँ खोंड है, यहाँ पे बैगस है। ठीक है, यहाँ पे कोयास है, यहाँ पे बादगस है, यहाँ पे वेतर है, यहाँ पे मारवाड़ है। ठीक है, तो इस तरह की सभी तरह, यहाँ पे भील है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति थी यहाँ दक्कन की। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी, अलग अलग जनजातियां अलग अलग जगहों में पाई जाती थी, उनका प्रभुत्व अपने अपने क्षेत्र पर था। ठीक है, समय के साथ वो बदला भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ देखते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ मैप में देखें दोस्तों तो यहाँ पे हम एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया बेराद, ठीक है, ये हो गया कोरागा। ठीक है, और दक्षिण में अगर हम जाए तो यहाँ पे वेतर, बादागस, ठीक है, यहाँ पे मारवाड़, इस तरह की जनजातियों की भी बहुलता थी। कोली को अगर हम देखें तो ये गुजरात में भी पाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं शताब्दी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक की जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों की कई कुल कृषक संग्राहक बने रहे। ठीक है, भीलों के कई कुल कृषक और संग्राहक बने रहे। ठीक है, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक अगर हम देखें, हम यहाँ पे रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर मध्य भारत और पश्चिम भारत देखें तो मध्य भारत, यहाँ पे अगर हम देखें भील, देखिए भील है, ये पश्चिम भारत का ही इलाका है भील, यहाँ हम देखते हैं। और अगर हम मिडिल इंडिया में देखें तो यहाँ पे देखिए गोंड जनजाति, ठीक है, इन लोगों का अस्तित्व था। झारखंड वाले इलाका में देखिए यहाँ पे कौन लोग थे, मुंडा थे, चेर थे, संथाल थे, ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। ठीक है, और अगर हम उत्तर पूर्व में देखें तो अहोम लोग थे, नागा लोग थे। ठीक है, इस तरह की जनजातियाँ पाई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो जनजातियों के बारे में हमने जान लिया। अगर इंडिया में देखें तो मैप में भी हमने देखा, एक और देखना है हम लोग को तो इसको भी हम देख लेते हैं। हम कौन सा कलर ले, ब्राउन कलर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो बलूची हो गया, अरघुन हो गया, लंगा हो गया, जंजुहा हो गया, खोखर हो गया, गक्खर हो गया, इस तरह की जनजातियां भी यहाँ पे पाई जाती थी। अब देखिए हमने सभी जनजातियों के बारे में जान लिया कि और वे लोग कहाँ पे रहते थे उनके बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों को खरीद फरोख्त करते थे, ठीक है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था, ठीक है। बंजारा लोग जो थे ना, वे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी भी थे, खानाबदोश थे, मतलब ऐसे खानाबदोश थे जो व्यापार भी करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? बंजारा लोग। और इनका जो कारवां था, ग्रुप था, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं, ठीक है, टांडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था, ठीक है। बंजारों का ही इस्तेमाल करता था अनाज की ढुलाई के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम भी करते थे और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें भी थी। बंजारों के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है कि बंजारे कौन होते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। वो लिखता है, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं और उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद कर लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं एक ग्रुप में, ठीक है। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इस तरह का जीवन बंजारों का होता था। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उसे बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी, ठीक है। एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी, फेरी वाले भी ऐसा करते थे। वे लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी ऐसा ही घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे घूम घूम कर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम शहरों में रहते हैं तो अभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। कई लोग घूम घूम कर अपने सामानों को बेचते हैं। हालांकि ये आसपास के ही होते हैं, लेकिन उस समय में ये चीज़ें बहुत बड़े स्केल में होती थी। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करके अपने सामानों को, चीज़ों को बेचते थे, ठीक है। अभी भी ऐसा होता है। अगर हम कहीं जैसे धनबाद में या फिर रांची में अगर हम देखें तो नेपाल मार्केट लगता है, ठीक है।
जहाँ नेपाली लोग अपना ग्रुप बना के यहाँ पे विंटर क्लोथ्स बेचने के लिए आते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये अपना जो ग्रुप है, इस समय का जो टांडा होता था, उसी तरह के लोग वे भी हैं, अपना ग्रुप बना करके बेचने के लिए आते हैं इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां। ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामूहिक समूहों ने जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। ठीक है। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लुहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है। पहले तो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण में लोग बटे हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब कई तरह की विशेषज्ञता प्राप्त हो गई और अर्थव्यवस्था जब डेवलप हुई साम्राज्य की, उपमहाद्वीप की, ठीक है, तो लोग अलग अलग चीजों में विशेषज्ञ होते गए और उन विशेषज्ञता प्राप्त लोगों को अलग अलग जाति के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है। और ब्राह्मण लोग जो है उन्हें जाति के रूप में मान्यता दे दिए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब वर्ण की बजाय जाति जो है समाज के संगठन का आधार बन गई। तो जाति व्यवस्था जो है इस टाइम में आई थी। ठीक है। और वर्ण व्यवस्था अगर हम देखें तो वो वैदिक काल में डेवलप होने वाली व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था जो है वो मिडिवल पीरियड में यानी मध्यकालीन भारत में उभर करके आती है। ठीक है। जब विशेषज्ञता प्राप्त हो जाता है सभी लोगों को अलग अलग चीजों में, तो उन लोगों को एक जाति के रूप में देखा जाता है। ठीक है। बाद में उसको फिर मान्यता दे दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान देखिए जाति पर क्या विचार विमर्श होता है वो देखना है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उद्यार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग, वे रथकारों के सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। ठीक है। तो हमने जाति के बारे में पढ़ा, जाति व्यवस्था कब डेवलप हुई, किस तरह से डेवलप हुई, इसके बारे में भी हमने जाना। 11वीं और 12वीं सदी आते आते क्षत्रियों के बीच भी नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों के शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। ठीक है। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ठीक है। कई जनजातीय जो है, ठीक है, मतलब जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ठीक है। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। उत्तर पश्चिमी सरहद के प्रभावशाली जनजाति जो थे उसने काफी पहले ही इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। ठीक है। राज्यों की उत्पत्ति जो है जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से
गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। जैसे जनजातीय लोगों का जो प्रभुत्व हो रहा था वो राजनीति से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको हम देखेंगे। देखिए, नजदीक से एक नज़र। गोंड, हम गोंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। जब मुगल साम्राज्य है और दिल्ली सल्तनत है, दोनों की ताकत धीरे धीरे जब कम हो रही थी, तो गोंड राज्य जो है गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे, ठीक है। गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। और अकबर के शासनकाल का एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इतने बड़े एरिया में इनका मतलब एक तरह से हम कहें तो शासन स्थापित था, ठीक है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थे। यह गढ़ जो है यह गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये जो गढ़ है ना, ये पुनः 84 गांवों की इकाई में विभाजित होते थे। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे, ठीक है। उसके बाद बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। एक नक्काशीदार दरवाजा है जनजातीय बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का, गोंड का, ठीक है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया, बहुत सारा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष जो है वो असफल रहे। बुंदेल और मराठों ने बाद में इन पर विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे, ठीक है। म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में ये लोग बस जाते हैं अहोम लोग। देखिए यहाँ पे अहोम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, उन्होंने भूइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की।
16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों, जो कि 1523 है, चुटियों और कोचहाजों यानी 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने में मिला लिया और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम हो गए थे। ठीक है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, अहोम जो राज्य था वो बेगार पर निर्भर था और जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे लोग क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव की अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ठीक है, अपने बारी आने पर पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित भी किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ठीक है, वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में मतलब खेल किसको बोला जाता है? जो कुलों में विभाजित थे उसको खेल बोला जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इन्हें वापस नहीं ले सकता था, समुदाय की सहमति के बिना। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था थी। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दे दी गई। ठीक है, भूमि अनुदान यहाँ भी चला। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ के प्रधान धर्म बन गया। ठीक है, वहाँ का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अपनाने के बाद भी अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। ठीक है, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति जो है उसको अहोम भाषा में, उसके बाद असमिया में भी लिखा गया। यहाँ देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। नेक्स्ट है दोस्तों अन्यत्र में आपको दिया है मंगोल।
अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मंगोलिया ढूंढ लेते हैं हमारे एटलस में। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं और यहाँ सर्च करते हैं मंगोलिया इन वर्ल्ड मैप। तो दोस्तों ये हमारे सामने निकल करके आ गया है मंगोलिया। ठीक है, यहाँ आप इस मैप में देखें तो ये है मंगोलिया। और अगर आप दूसरा मैप देखना चाहें, ये मंगोलिया आपको पता चल गया तो हम इसको हटा देते हैं, बैक चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और भी आप मैप देख सकते हैं। ये मंगोलिया के बारे में कुछ दिया गया है। ये मंगोलिया का अभी का जो लोकेशन है वो देखिए कहाँ पे है। हाँ, यहाँ से ये एशिया हो गया। अगर इसको जूम करें तो ये इंडिया के ऊपर जो है चाइना के पास देखिए ये मंगोलिया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। ये मध्य एशिया के घास के मैदानों यानी स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर और वन प्रांतों में बसे हुए थे। 2000 नहीं 1206, ठीक है, 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक भी बन गया था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियां और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। ठीक है, तो ये मंगोल जो है ना, ये भी एक जनजातीय लोग थे जो कहाँ फिर 1206 में इनको संगठित किसने किया? चंगेज खान ने। और ये एक ऐसा नेता बना इन जनजाति का, सबको संगठित किया और एक ऐसे नेता के रूप में उभरा और पूरा सभी जगह पे अटैक करता है और बहुत बड़े हिस्से पर, एशिया के और यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर ये शासन स्थापित करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा और इन जनजातियों के बारे में भी जाना कि ये लोग जनजातीय लोग किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, पीते थे, किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ। कभी कभी ये शासक भी बने, शासक बनने के बाद इनकी क्या रुचियाँ थी, ठीक है, किस ओर अग्रसर होने लगे। उसके बाद ये जो अलग अलग जनजातीय समुदाय थे वो भारत के किन किन इलाकों में बसे हुए थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी। और दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।